गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का दूसरा चैप्टर मानव तंत्र के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 48 तक के टोटल प्रश्न उनके उत्तर बता दिए थे। तो अभी आज हम ले रहे हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 49। पाचन कार्य में सम्मिलित अंगों के नाम लिखिए। पाचन तंत्र के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या कार्य करते हैं ये भी हम देख लेते हैं साथ ही। तो पाचन क्रिया में सम्मिलित अंगों के नाम है मुख। मुख अपना 2 होठों से घिरी हुई आकृति है, वो मुख है। और इसी मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है, या यूँ कह सकते हैं मुख के द्वारा ही भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर यह मुख के बाद मुख गुहा में चला जाता है। यहाँ दिया है तालु, दांत, जीभ। तो ये मुख के ही भाग हो गए। मुख में ही तालु, दांत, जीभ होते हैं। और दांत है ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे भोजन बारीक हो जाता है। साथ ही मुख में जो लार होती है वह भोजन को लसलसा, चिकना व लुगदिनुमा बनाती है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। आगे दिया है ग्रसनी। यह ग्रसनी होती है, यह अपने कंठ में पाई जाती है और यह श्वसन व भोजन का एक उभय मार्ग होता है। इसी में घाटी, ढक्कन या एपिग्लोटिस पाया जाता है। जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस है वह श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे निगला हुआ जो भोजन है वह आगे ग्रास नली में ही पहुंच पाए, श्वास नली में न जा पाए। आगे दिया है ग्रास नली। यह लंबी नलिकाकार पेशीय संरचना है जिसके द्वारा भोजन आमाशय में चला जाता है। ग्रास नली ग्रसनी के आगे होती है। तो यूँ कह सकते हैं ग्रास नली ग्रसनी और आमाशय का मध्य भाग है। एक और प्रश्न है आपके लिए कि ऐसे पूछा जाता है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। तो उत्तर होगा ग्रास नली। ये करना है आपको, ग्रास नली है, इसमें पाचन की क्रिया है वो नहीं होती। यह ग्रसनी से आया जो भोजन है उसको आमाशय तक पहुंचाती है। आगे लेते हैं आमाशय। आमाशय अंग्रेजी के जे आकृति का बना होता है। यह आहार नाल का सर्वाधिक चौड़ा भाग है, यूँ आपको याद रखना है। और आमाशय का आगे प्रश्न दे रखा है, उसमें हम इसके और अधिक जानकारी ले लेंगे कि इसमें जठर रस स्रावित होता है जो एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन करता है। और इसके 3 भाग है जो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अगले प्रश्न में लेते हैं। इसके बाद है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम तो है इसका छोटी आंत और आहार नाल का यह सबसे लंबा भाग होता है। इसे छोटी आंत इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो व्यास है वो काफ़ी कम होता है। बड़ी आंत की तुलना में इसका व्यास काफ़ी कम होने के कारण इसे छोटी आंत नाम दिया गया है। इस छोटी आंत के 3 भाग हैं। एक ग्रहणी, यानी यह सबसे अग्र का भाग है, यह ग्रहणी आमाशय से जुड़ा भाग है। फिर जेजुनम जो मध्य क्षुद्रांत्र कहते हैं, और पश्च क्षुद्रांत्र या इलियम, ये 3 भाग हैं छोटी आंत के। आगे है बड़ी आंत। बड़ी आंत के इसके 3 भाग हैं। अंधनाल। अंधनाल वो भाग है जहाँ कृमिरूपी परिशेषिका पाई जाती है, यानी अंधनाल है वृहदांत्र या बड़ी आंत का सबसे अग्र भाग होता है। और उसके बाद कोलन और सबसे अंत में मलाशय होता है जिसके द्वारा मल निष्कासित किया जाता है। इसके साथ ही पाचन कार्य में सम्मिलित अंगों में पाचक ग्रंथियां भी आती है। ये ग्रंथियां हैं भोजन को पचाने का कार्य करती है। और इनमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो पाचक ग्रंथियां हैं उनमें अग्नाशय ग्रंथि को छोड़कर शेष 2 ग्रंथियां, लार ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, ये बहिस्रावी प्रकार की होती है जो अपना स्राव किसी नलिका के द्वारा संबंधित अंग तक छोड़ती है। तो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हुई? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। लार ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है? कर्ण पूर्व, यानी 2 कानों के आंतरिक भाग की ओर, अधोजंब, 2 ये अपने जबड़े हैं उनके नीचे, और अधोजिह्वा जीभ के नीचे।
या यूँ कह सकते हैं लार ग्रंथि किस भाग में पाई जाती है। तो आपको उत्तर क्या करना है, लार ग्रंथि अपने मुख में पाई जाती है, इसके द्वारा लार का स्रावन होता है। ऐसे ही है यकृत ग्रंथि, यह यकृत ग्रंथि है, यह आमाशय को ढके रहती है और यकृत ग्रंथि है, इसका अधिकांश भाग दाईं ओर रहता है। यकृत ग्रंथि में पित्ताशय पाया जाता है, जिस पित्ताशय या पीत की थैली पाई जाती है, इससे पीतरस का स्रावन होता है। वह पीतरस किसी नलिका द्वारा जुड़कर और ग्रहणी क्षेत्र जो छोटी आंत का अग्रभाग है वहाँ तक जुड़ा रहता है। फिर अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, इसके दो भाग होते हैं, एक लैंगरहैंस की दीपिकाएं और एक है एसिनाई भाग। लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, वह भाग अंतःस्रावी का कार्य करता है और एसिनाई भाग है वह बहिस्रावी का कार्य करता है। तो अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। इस अग्नाशय ग्रंथि के एसिनाई भाग से अग्नाशयी रस का स्रावन होता है। यह रस भी किसी नलिका द्वारा छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलता है, वहाँ तक जाता है। तो यकृत का जो पीतरस है और अग्नाशयी रस है, इन दोनों में ही अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो पाचक ग्रंथियाँ क्या काम करती है, भोजन को पचाने का कार्य करती है। इसके बाद लेते हैं प्रश्न नंबर 50। देखते हैं प्रश्न नंबर 50 क्या है, देखना। आमाशय की संरचना व कार्य समझाइए। तो जो आमाशय है वह है एक जे आकृति की संरचना का होता है। आमाशय है, इसमें भोजन है लगभग 4 घंटे तक पड़ा रहता है। देखते हैं आमाशय यह कहाँ स्थित होता है, उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के पीछे स्थित होता है। यह अपना जो डायफ्राम है, डायफ्राम दोनों फेफड़ों के नीचे पाया जाता है और इस डायफ्राम के जस्ट नीचे आमाशय पाया जाता है जो कुछ बाईं ओर रहता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलेनुमा पेशीय भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग पूछा जाए तो कौन सा बताएंगे अपन, आमाशय। और यह थैलेनुमा पेशीय भाग है, यानी जब यह खाली रहता है तब इसकी आकृति कुछ छोटी रहती है। जैसे जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करने लगते हैं त्यों त्यों इसका आकार बढ़ता जाता है। तो इसकी आकृति अंग्रेजी के जे आकार के समान होती है। ग्रसिका आमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है। जैसे बताया था आपको, ग्रसिका है जो एक नलिकाकार संरचना है, यह है इस आमाशय का ऊपरी भाग जो है उसका नाम कार्डियक है, उसमें खुलती है। आमाशय 1 से 3 लीटर तक भोजन धारित कर सकता है। यह कितना भोजन ग्रहण कर सकता है, 1 से लेकर 3 लीटर तक। आमाशय के को टोटल 3 भाग हैं। कार्डियक भाग है, कार्डियक भाग यह आमाशय का अग्र भाग है। आमाशय जो जे आकृति का है अग्र भाग है और कार्डियक भाग है, इसी से कौन जुड़ा रहता है, ग्रसिका है वो जुड़ी रहती है। ग्रसिका व आमाशय के बीच एक कंपार्ट भी पाया जाता है। इस स्थान पर देखना समझना, इस स्थान पर एक कंपार्ट पाया जाता है, इसे कार्डियक कंपार्ट कहते हैं। और ये कार्डियक कंपार्ट है या कार्डियक अवरोधिनी भी कह देते हैं। ये क्या करता है, इधर से ग्रसिका से जो भोजन आमाशय में आता है उस आमाशय में आए हुए भोजन को पुनः ग्रसिका में जाने नहीं देता। तो यह एक प्रकार की अवरोधनी की तरह कार्य करता है। आगे देखते हैं अपन जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग जिसे पाइलोरिक भाग भी कहते हैं, अपन पाइलोरिक कह सकते हैं या जठर निर्गमी भाग। दूसरा, आमाशय का यह पश्च भाग है। पश्च यानी जो यूँ कह सकते हैं अपन सबसे अंत का भाग है, समझना अच्छे से। ये नीचे वाला जो भाग है ये वाला, यह जठर निर्गमी भाग है। यह भाग ग्रहणी जो छोटी आंत का अग्र भाग है उसमें खुलता है। इसके छिद्र पर यहाँ भी एक पेशीय कपाट पाया जाता है। यह क्या करेगा, पेशीय कपाट आमाशय से भोजन को ग्रहणी में जाने देता है और ग्रहणी से भोजन को पुनः आमाशय में नहीं आने देता। तो इसीलिए इसे पाइलोरिक कपाट भी कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं आमाशय के मध्य भाग का, जिसका नाम है फंडिस भाग। यह आमाशय का मध्य भाग है और यह
आमाशय का लगभग 80% भाग का निर्माण करता है, क्योंकि यह काफ़ी चौड़ा भाग भी है, यूँ भी कह सकते हैं। इसी भाग में ही वास्तविक पाचन क्रिया होती है। इसका कारण है कि इस भाग में जठर ग्रंथि जठर रस का स्रावन करती है। यह जठर रस है, इसमें अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इसी जठर रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो क्या करता है, भोजन को सड़ने गलने से बचाता है और भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। आगे देखते हैं आमाशय के कार्य, समझना इन बिंदुओं को। आमाशय में भोजन का क्रमानुकुंचन तरंगों द्वारा पाचन किया जाता है, यानी भोजन का क्रमानुकुंचन होगा, कभी भोजन फैलेगा कभी सिकुड़ेगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा, भोजन एक लेई या लुगदी के समान बन जाएगा और इसी को कायम कहते हैं। आगे और देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। आमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या क्या काम करता है, याद रखना है आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इसका रासायनिक नाम हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड है, वह जठर रस में पाया जाता है, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो HCl के क्या क्या कार्य है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। HCl क्या करेगा, भोजन में जो हानिकारक जीवाणु है उनको नष्ट करेगा। कठोर उत्तक हैं उनको घोल देता है, क्योंकि ये अम्ल है, प्रबल प्रकार का है, एक प्रकार का यह है अम्ल, तो यह कठोर उत्तकों को घोल देगा। निष्क्रिय एंजाइम जो पेप्सिनोजन होता है, जो आमाशय में रहता है, उसको यह सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। और निष्क्रिय एक प्रोरेनिन एंजाइम है, उसको भी रेनिन में बदल देगा HCl। टाइलिन की क्रिया को बंद कर देगा और मुख गुहा से आए भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देगा, क्योंकि HCl स्वयं अम्लीय प्रकृति का है, तो यह जो तरल है आमाशय में के भोजन के साथ मिलेगा तो भोजन है उसको भी अम्लीय बना देगा और जठर निर्गम कपाट को नियंत्रित भी करेगा। इस प्रकार ये हुए आमाशय के इस स्रावित HCl के कार्य। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 51। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अपने मुख में पाई जाती है। लार ग्रंथि कहाँ मिलेगी, मुख में। इसकी संरचना समझाइए, देखते हैं ये। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी बताओगे आप लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। और लार ग्रंथि एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी यानी यह ग्रंथि अपना स्राव किसी नलिका में छोड़ेगी। अब स्राव है, इसमें काफ़ी एंजाइम वगैरह होते हैं, तो नलिका द्वारा संबंधित भाग तक ही जाते हैं, इसीलिए इसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे इधर आगे बताया भी है। एक कर्ण पूर्व है, दोनों कान हैं उनसे पहले, एक जोड़ी कर्ण पूर्व ग्रंथि हुई। एक जोड़ी अधोजंब अपने जबड़ों के नीचे, एक आएगी अधो जिह्वा अपनी जीभ के नीचे। तो पहले लेते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि। ये ग्रंथियाँ सबसे बड़ी होती है, इन दोनों में सबसे बड़ी है और कान के नीचे पाई जाती है, आंतरिक भाग की ओर अपना मुख है उस तरफ पाई जाती है, गालों में होती है। इन ग्रंथियों की नलिका कुतंक या जिनको कृतनक दांत कहते हैं उनके समीप खुलती है। अपने जो कृतनक दांत है सामने वाले, उनके पास खुलती है। दांत अपने में कितने प्रकार के हैं ये भी आपको याद रहना चाहिए। 4 प्रकार के दांत है मनुष्य में, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, 4 प्रकार के दांत हैं। और मनुष्य का दंत सूत्र पूछा जाए तो आप लोग याद रख लेना कि क्या बोलोगे, 21, 23 बट्टे 21, 23 गुणा 2, ये है मनुष्य का दंत सूत्र। और टोटल दांत कितने होते हैं मनुष्य में, तो वो भी आपको याद रखने हैं, 32। और मनुष्य द्विबार दंती है, संपूर्ण जीवन काल में इसके 2 बार दांत आते हैं। और बच्चे में दांत की संख्या है वो पूछा जाए तो बताओगे आप 20। इस प्रकार ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे अगला लेते हैं अधोजंब ग्रंथियाँ। अधो नीचे, जंभ जबड़ा, ये ग्रंथियाँ ऊपरी जबड़े व निचली जबड़े के जोड़ पर पाई जाती है। दोनों का जहाँ जोड़ है वहाँ या जबड़े के नीचे ही कह सकते हैं अपन। इन ग्रंथियों की नलिकाएं मुख्य गुहिका के फर्श पर खुलती है और यह भी मिश्रित ग्रंथि है जो तरल तथा श्लेष्मिक श्रावण करती है। श्लेष्मा का श्रावण करेगी, साथ ही तरल पदार्थ है उसका भी श्रावण
करती है। फिर लेते हैं अधो जिह्वा ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ जिह्वा जीभ के नीचे पाई जाती है और यह सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ हैं। सबसे बड़ी बताई थी आपको कर्ण पूर्व ग्रंथि सबसे बड़ी प्रकार की है और अधोजिह्वा सबसे छोटी होती है। इन ग्रंथियों की नलिकाकार फ्रेनुलम इनकी नलिकाएं फ्रेनुलम जो होता है अपना मुख का, वहाँ पर ये खुलती है। इनके आगे देखते हैं, देखो क्या क्या है, खुलती है। इनके द्वारा श्लेष्मिक श्रावण किया जाता है। श्लेष्मा का श्रावण होता है। श्लेष्मा है घर्षण बल रहित चिकना पदार्थ होता है, जिससे क्या है कि जो भोजन है उसको लुगदीनुमा और लसलसा बनाने में सहायता मिलती है। लार ग्रंथियों के श्रावण को लार कहते हैं। लार ग्रंथियाँ किनका श्रावण करती है, तो आपको बताना है लार का श्रावण करती है। लार एक क्षारीय तरल होता है। अपने लार की प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें श्लेष्मा है, जल है, लाइसोजाइम है और टाइलिन है। ये एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसका कार्य भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना है ताकि निगलने में आसानी हो। तो लार के कई कार्य हो गए, भोजन को पचाना हो गया इनमें, इसके साथ ही भोजन को चिकना बनाना, घुलनशील बनाना आदि। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। आशा है आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ रहे होंगे। आप अपना अध्ययन है वो जारी रखिए। प्रश्न नंबर 52 लेते हैं। नासिका के मुख्य कार्यों की विवेचना कीजिए। अपनी नासिका है जो नाक का भाग है, इसके क्या क्या काम है वो देखते हैं अपन। नासिका में स्थित नासा मार्ग लगातार श्लेष्मा का श्रावण करता है। ये क्या करता है, जो श्लेष्मा होता है, जो चिकना पदार्थ है, उसका श्रावण करता है। श्लेष्मा के श्रावण से ही क्या है कि यह मार्ग है नम यानी मुलायम, लसदार यानी काफ़ी चिकना बना रहता है, जो फेफड़ों तक जाने वाली वायु को नम बना देते हैं। तो इससे फेफड़ों तक जो वायु जाएगी वो भी नम ही जाएगी। वायु के साथ आए हुए हानिकारक धूल के कण, जीवाणु, परागकण, फफूंद के कण आदि श्लेष्मा के साथ चिपक जाते हैं, जिससे यूँ कह सकते हैं हम कि वायु जो है उसका फिल्ट्रेशन यानी वायु छानी गई है एक प्रकार से, जिससे फेफड़ों तक शुद्ध वायु ही पहुंच पाती है। साथ ही जो अपने नाक हैं उनके अग्र भाग में जो बाल पाए जाते हैं, ये बाल भी जो धूल के कण हैं उनको रोकने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही बताया है यहाँ पर, नासा गुहाओं के अग्र भाग की श्लेष्मा झिल्ली में तंत्रिका तंतुओं के अनेक स्वतंत्र शिरे होते हैं और यही गंध के बारे में ज्ञान कराते हैं। तो गंध का ज्ञान भी हमें नाक से ही होता है। नासा मार्ग से गुजरते समय वायु का ताप शरीर के ताप के समान हो जाता है। पहले जो वायु है उसका ताप है वो हमारे शरीर से कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे हम कहें कि सर्दियों का समय होता है तब तो वायु का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होता है और गर्मियों में वायु का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है। पर नासा मार्ग से गुजरते समय वायु का ताप है हमारे शरीर के ताप के बराबर हो जाता है। नाक में जो बाल हैं इनका भी मैंने बता दिया कि ये फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं, जो धूल वगैरह हैं उनके कण हैं उनको रोक लेते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 53। ग्रसनी किस प्रकार श्वसन कार्य में सहायक होती है। जैसे पहले भी मैंने बताया है कि ग्रसनी है यह श्वसन व भोजन का एक उभय मार्ग है, यानी इससे होकर श्वसन की क्रिया भी होती है और खाना भी जाता है, क्योंकि यह एक ही नलिकाकार संरचना है। इस ग्रसनी के बाद दो नलिकाकार संरचनाएं बनती है अपन में, समझना उन चीज़ों को। एक तो आगे की नलिकाकार संरचना है जो श्वास नली हो गई, और उसके बाद एक पीछे अपने कंठ के पीछे की ओर है, उसे ग्रास नली कहते हैं। श्वास नली है आगे जाकर श्वसनी है उनमें बट जाएगी और श्वसनी है वो फेफड़ों में खुल जाएंगी, और अपनी जो ग्रास नली है वह आगे जाकर आमाशय में खुलती है। इस प्रकार आपको ये याद रहना चाहिए। तो करते हैं इसका प्रश्न का उत्तर कि ग्रसनी किस प्रकार श्वसन कार्य में सहायता करती है। तो ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है। ग्रसनी के 3 भाग हो गए, एक नासा ग्रसनी जो नाक की तरफ है, एक मुख ग्रसनी जो अपने मुख में अंतिम भाग की तरफ है,
और एक है अधोग्रसनी या कंठग्रसनी जो अपने कंठ में है। तो नासाग्रसनी ऊपर की ओर है, जो अपने नासा मार्ग के 2 छिद्र है जहाँ वो खुल रहे हैं। अंत में अपन मुख को खोल कर देखें तो संरचना हमें नजर आती है। श्वसन क्रिया के दौरान वायु नासिका गुहा से गुजरने के बाद नासाग्रसनी से होती हुई ही मुख ग्रसनी में आती है। मुख ग्रसनी है, अपने मुख का सबसे इधर खोल कर देखें तो अंत में दिखाई देता है, यानी बीच का भाग हो गया मुख ग्रसनी, उसके ऊपर का भाग हुआ नासाग्रसनी और नीचे का भाग हुआ कंठ ग्रसनी। इस प्रकार मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रसनी में तथा मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए घाटी ढक्कन, जिसे एपिग्लोटिस भी कहते हैं, इसके माध्यम से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। वायु स्वर यंत्र में जाएगी। घाटी ढक्कन एक उपास्थि से बनी संरचना है और यह क्या करेगा, घाटी ढक्कन, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब हम लोग भोजन निगल रहे होते हैं उस समय यह श्वास नली को बंद कर लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में न पहुंच पाए। इस प्रकार यहाँ बताया है कि यह श्वास नली और आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है, एक बटन की तरह काम करेगा। आगे लेते हैं अपन अगला प्रश्न, देखते हैं प्रश्न नंबर 54। समझना प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है। श्वसन मांसपेशियों के महत्व को लिखिए। अपनी श्वसन मांसपेशियां जो हैं वो डायफ्राम वगैरह की वो देखते हैं किस प्रकार ये निःश्वसन उच्छ्वसन में सहायता करती है। श्वसन मांसपेशियों का महत्व क्या क्या है देखो। गैसों के आदान प्रदान हेतु मांसपेशियों का योगदान है। मांसपेशियां क्या करती है, जो अपना श्वसन में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है या श्वसन क्रिया होती है उसमें सहायता करती है। मध्यपट जिसे डायफ्राम कहते हैं, आपको याद रहना चाहिए डायफ्राम है, दोनों फेफड़ों के नीचे पाया जाता है और आमाशय के ऊपर पाया जाता है। जो मध्यपट या डायफ्राम कंकाल पेशी का बना होता है और यह वक्ष स्थल की जो सतह है वहाँ पाया जाता है, बीच में हो गया, और यही श्वसन के लिए कार्य करता है। मध्यपट या डायफ्राम के संकुचन से जब यह संकुचित हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है तो वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, या यूं कहें अपन निःश्वसन होता है। निःश्वसन वह क्रिया जिसके फलस्वरूप हम वायु अंदर ग्रहण करते हैं वो निःश्वसन है, और एक आएगा उच्छ्वसन जिसमें उल्टा है, वह क्रिया जिसमें हम फेफड़ों से वायु बाहर निकालते हैं उसे उच्छ्वसन कहते हैं। निःश्वसन में हमारे फेफड़े फूलते हैं और उच्छ्वसन में क्या होगा, हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं क्योंकि वायु बाहर निकलती है। तो मध्यपट के शिथिल होने से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, यानी उच्छ्वसन की क्रिया होगी। इसी प्रकार पसलियों के बीच 2 क्रोश के रूप में अंतरापरशुक पेशियां पाई जाती हैं। याद रखना, अंतरापरशुक पेशियों का कार्य लिखिए। यही क्या करती है, तो डायफ्राम है उसके संकुचन व शिथिलन में मदद करती है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर हम 55 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। रक्त को परिभाषित कीजिए। अपना ब्लड है उसकी परिभाषा और रक्त के कार्य। तो आपको याद होगा रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है, क्षारीय प्रकृति का है। इस प्रकार देखते हैं, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल यानी द्रव है, इसलिए संयोजी उत्तक इसलिए नाम दिया क्योंकि यह विभिन्न अंगों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। यह पोषक आवश्यक पोषक तत्व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में और कोशिकाओं से चयापचयी अपशिष्ट उत्पादों तथा CO2 का परिवहन करता है। यानी यूँ कह सकते हैं शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, हार्मोन और जल, भोज्य पदार्थ और प्रतिरक्षी, इन सब का परिवहन O2 CO2 इन सब का परिवहन करता है रक्त। यह हल्का क्षारीय होता है यानी दुर्बल क्षारीय होता है। इसकी pH 7.4 है। आपको याद होना चाहिए कि जब pH 7 से कम हो तो वह पदार्थ अम्लीय प्रकृति का होगा और 7 से ज़्यादा हो तो वह पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होगा, और pH 7 होने पर पदार्थ उदासीन प्रकृति का होगा। O2 व CO2 का वातावरण तथा उत्तकों के मध्य विनिमय करना, यही रक्त क्या करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। रक्त में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, देखो ये ऑक्सीजन है, इसको समझना है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, Hb, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है,
लाल रुधिर कणिकाओं में, आरबीसी में। तो यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं करती है? उत्तर होगा आरबीसी। और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, HCO3। यह बाइकार्बोनेट है, अपने प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा है, याद होगा आपको कि प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है और रक्त कणिकाएं हैं वो 45% भाग बनाती है। प्लाज्मा जो 55% है, इसका भी 90 से 92% भाग जल होता है और बाकी अन्य पदार्थ जो प्रतिरक्षी वगैरह है, पोषक पदार्थ वगैरह, ये सब होते हैं। और क्या करता है रक्त? पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भाग स्थानों तक परिवहन करेगा। शरीर का pH है उसको नियंत्रित रखेगा, शरीर का ताप है वो नियंत्रित रखेगा, प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करता है, हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करता है, क्योंकि हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित कर रही है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो अपना हार्मोन स्रावित करती है, यह हार्मोन वो सीधा रक्त में छोड़ती है और रक्त ही यह हार्मोन है शरीर के विभिन्न भागों में परिवहित करता है। तो यह हार्मोन को भी परिवहित कर रही है। प्रतिरक्षण का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरक्षियां हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, जो रक्त में रहती है, ये भी कोशिकाओं तक, विभिन्न भागों तक रक्त ही लेकर जाता है। और आगे दिया है उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना। जैसे कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करती है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है रक्त ही लेकर फेफड़ों तक आता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 56। देखना क्या है, क्या पूछा है इसमें। रक्त परिसंचरण में रक्त वाहिनियों की भूमिका बताइए। रक्त वाहिनियाँ मुख्य दो हैं, एक सीरा आएगा, आगे लेते हैं पढ़, और एक होगा धमनी, याद रखना है। सीरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेंगी, धमनी शुद्ध रक्त का। सीरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लेकर आएंगी और धमनी जो है ये हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। देखते हैं इनके अनुसार रक्त परिसंचरण में रक्त वाहिनियों की भूमिका लेते हैं। रक्त परिसंचरण में रक्त वाहिनियों की भूमिका देखो। शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है। इन्हें वैसे भी हमने नाम दिया है रक्त वाहिनियाँ, क्योंकि ये रक्त का वहन कर रही है। रक्त वाहिकाएं एक जाल का निर्माण करती है जिसमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। इनको दो भागों में बांटा है, धमनी और सीरा। धमनियाँ, ये वाहिकाएं ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त है, जो लाल रंग का है, उसे हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। और इन नलिकाओं में रुधिर दाब के साथ बहता है, जिसका पता भी होगा आपको। 120 mm से अपन कह सकते हैं 80 mm पारे के दाब पर स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। इन धमनियों की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, जिससे क्या रक्त आसानी से परिवहित हो सके। सामान्यतः धमनियाँ शरीर की गहराई में स्थित होती है, परंतु गर्दन व कलाई में त्वचा के नीचे होती है, जिससे क्या है कि रक्त का परिवहन आसानी से हो सके। इसलिए आगे सीरा है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे याद होगा आपको, सीराएँ हैं, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है और अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो नीले रंग का होता है, यह शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर आता है। सीराएँ, इनके द्वारा विऑक्सीजनित अपशिष्ट युक्त रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर प्रवाहित होता है। मैंने पहले ही बता दिया है वैसे इनके बारे में। इनकी दीवारें पतली व पिचकने वाली होती है। शिराओं की गुहा है अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी होती है, अतः इनमें रुधिर का दाब बहुत कम होता है। कम दबाव से रुधिर है वो प्रवाहित होगा। रुधिर दाब कम होने के कारण इन शिराओं में स्थान स्थान पर यानी जगह जगह अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद की आकृति के हैं, जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं और जिससे शरीर के विभिन्न भागों से, अंगों से या ऊतकों से रक्त है वो हृदय की ओर आ जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 57 है, वृक्क की संरचना समझाइए। अपनी जो किडनी है, वृक्क जिनको गुर्दा भी कहते हैं, आपको याद होगा वृक्क कितने कहाँ स्थित होते हैं। दोनों अपने दो वृक्क होते हैं। यह उदर गुहा में कशेरुक दंड के पार्श्व की ओर स्थित होते हैं,
यानी अपनी उदर गुहा में भी पीछे की ओर कशेरुदंड के पार्श्व में स्थित होते हैं दोनों वृक्क हैं। अब वृक्कों की आकृति के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए। प्रत्येक वृक्क है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, यानी लंबाई है 10 से कितनी 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 5 से 7 सेंटीमीटर यह चौड़ाई, और मोटाई है 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होती है। और ये वृक्क हैं, ये स्त्री और पुरुष हैं, दोनों में इनके भार में भी कुछ अंतर होता है। पुरुषों में वृक्क है कुछ भारी और स्त्रियों में वृक्क है कुछ वजन में हल्के हो सकते हैं, ऐसी असामान्यता देखी गई है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, एक जोड़ी यानी संख्या में 2। दोनों वृक्क उदर गुहा के पृष्ठभाग में आमाशय के नीचे कशेरुदंड के इधर उधर स्थित होते हैं। ये मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, एक बात पूछी जाती है कि वृक्क की आकृति कैसी होती है, तो आपको बताना है सेम के बीज की आकृति के होते हैं। इनका बाहरी भाग उभरा हुआ और भीतरी भाग दबा हुआ होता है। ये बाहरी भाग है तो कुछ उभरा हुआ रहेगा और भीतरी दबा हुआ, तो लेंस की भांति इनकी आकृति हो गई। मध्य में इनके एक गड्ढा हो गया, इसी गड्ढे को हाइलम कहते हैं। ये वाला भाग जो समझ पाओ तो आप इसे हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है, इनसे धमनी प्रवेश करेगी और वृक्क शिरा एवं मूत्रवाहिनी है वो बाहर निकलती है इधर से ही। इधर से याद होगा 2 वृक्क हैं, दोनों वृक्कों से मूत्रवाहिनियाँ निकलेंगी, जो मूत्राशय है उसमें खुलेंगी, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर निकाला जाता है। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है, किंतु वृक्क शिरा एवं मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। ठीक है। बायां वृक्क दाहिने वृक्क से थोड़ा ऊपर स्थित होता है एवं दाहिने वृक्क के से आकार में कुछ बड़ा भी होता है बायां वृक्क। प्रत्येक वृक्क के 2 भाग हैं। बाहरी भाग को, ये वाला जो बाहरी भाग है इसे नाम दिया है वलकुट, और अंदर वाला जो पूरा भाग है उसे मध्यांश कहते हैं। और प्रत्येक वृक्क में लाखों महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। इन्हीं कुंडलित नलिकाओं को वृक्कक या नेफ्रॉन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना बच्चों कि प्रत्येक वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। तो आप बताओगे वृक्कक या नेफ्रॉन। इसी को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेफ्रॉन या वृक्कक के भी 2 भाग हो गए, बोमेन संपुट और वृक्क नलिका। इनके बारे में और आगे अध्ययन करेंगे। बोमेन संपुट में ही सबसे पहले रक्त है वो आता है, फिर वो नलिकाएं आ जाएंगी। हाँ, आगे अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। वृक्क के अलावा उत्सर्जन के कार्य में काम आने वाले अन्य अंगों के बारे में लिखिए। हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? वृक्क है मुख्य, और भी है कुछ जो सहायता करते हैं उत्सर्जन में, जैसे त्वचा। अपनी जो त्वचा है इसमें श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियों से ही पसीने का स्रावन होता है, याद रखना। इसी पसीने में जल, लवण, कुछ मात्रा में CO2 व यूरिया ये सब होते हैं। तो श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्रावन होता है, और यदि किसी व्यक्ति में श्वेत ग्रंथियां हटा दी जाए तो उसमें पसीने का स्रावन नहीं होगा, पर पसीने का स्रावन होना चाहिए, क्योंकि पसीना है इसी से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है या संतुलित रहता है। आगे है यकृत। यकृत में अमोनिया को क्रेब हेसिलिटिक चक्कर द्वारा यूरिया में बदला जाता है। अपन नाम भी देते हैं एक ऑर्निथिन चक्कर, उससे ही यूरिया में बदला जाता है। यकृत से ही पीत का निर्माण होता है, और बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, विटामिन, स्टेरॉइड, हार्मोन आदि का मल के साथ उत्सर्जन भी इसी से होता है। आगे लेते हैं अपन, और कौन सा अंग है? तो एक तो हो गया यकृत, एक हो गया त्वचा, आगे है प्लीहा। प्लीहा, इसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RBC जब मर जाती है तो कब्रिस्तान हो गया प्लीहा, वहाँ पर ही आ जाती है। यहाँ मृत RBC के विघटन से बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन का निर्माण होता है। तो ये 2 वर्णक है, बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन, जो पीला रंग प्रदान करते हैं, तो RBC के विघटन से बनते हैं। ये यकृत में जाकर पीत का हिस्सा बन जाते हैं, और इन वर्णकों का त्याग मल के साथ कर दिया जाता है। इसीलिए मल का रंग पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णकों के कारण मल का रंग है वो कैसा होगा? पीला।
यूरोक्रोम भी आरबीसी के विघटन से ही बनता है और मूत्र द्वारा इसका त्याग कर दिया जाता है। यूरोक्रोम से ही मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला। इसके अलावा आंत्र है, आंत्र में भी पीतरस के माध्यम से डाले गए अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाले दिए जाते हैं। तो आंत्र भी है एक प्रकार का सहायक उत्सर्जी अंग। फुफ्फुस यानी फेफड़े, फेफड़े हैं, इनसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अपनी उच्छ्वसन क्रिया यानी सांस बाहर निकालते हैं, उसके द्वारा निकाली जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं अपन 59 नंबर प्रश्न। स्त्रियों के प्राथमिक लैंगिक अंग के कार्य लिखिए। स्त्रियों के प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। पुरुषों के प्राथमिक लैंगिक अंग क्या हो गए? वो भी आपको याद रहना चाहिए, वृषण, वो भी एक जोड़ी होते हैं। तो यहाँ अंडाशय के कार्य पूछे हैं। अंडाशय में क्या अंडजनन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है? तो आप कह सकते हो अंडाशय में अंडे का उत्पादन होना। अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है जो हार्मोन छोड़ती है। इससे दो प्रकार के हार्मोन निकाले जाते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, और इन दोनों हार्मोनों को जनन हार्मोन या मादा जनन हार्मोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन को इसीलिए नारीत्व हार्मोन भी कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी मादा में अंडजनन से अंडाणु का बनना, स्तनों का विकास होना, आवाज़ का पतला होना, शरीर के अंग हैं उनमें लैंगिकता आना, इस प्रकार। एस्ट्रोजन हार्मोन मादाओं में मैथुन इच्छा जागृत करता है, यानी पुरुष के साथ मैथुन करने की इच्छा होती है, जिससे फिर संतान उत्पन्न होती है आगे, यानी यूँ कह सकते हैं अपन कि गर्भधारण में भी सहायता होती है इसके साथ ही। तो मुख्यतः पर गर्भावस्था बनाए रखने के लिए पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है भ्रूण को पोषण देता है, जिससे भ्रूण है उसकी वृद्धि होती है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से ही कई बार मादा में गर्भपात या जिसे मिसकैरेज कहते हैं, यानी संतान है, भ्रूण है, वो गर्भाशय में ही नष्ट हो जाता है। वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ही होता है। आगे लेते हैं 60 नंबर प्रश्न। मानव जनन तंत्र में शुक्रवाहिनी का क्या कार्य है? तो शुक्रवाहिनी होती है जो, यह पेशीनुमा संरचना है और यह क्या करती है? वृषण से, जो वृषण के ऊपर अधिवृषण होते हैं, अधिवृषण से जो शुक्राणु होते हैं उनको शुक्राशय तक पहुंचाती है। तो ये इसका कार्य है शुक्रवाहिनी का। इधर देखते हैं क्या लिखा है। इनमें संकुचन व शिथिलन की क्षमता होती है। ये क्या कर रही है? शुक्राशय तक शुक्राणु पहुंचाती है। शुक्रवाहिनियों में ग्रंथिल कोशिकाएं भी पाई जाती है। ये कुछ तरल पदार्थ है उसका स्रावण करती है, जिससे क्या है कि शुक्राणु है वो आसानी से गति कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 61। मेरुरज्जु का क्या महत्व है? मेरुरज्जु आप जानते होंगे जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनके संचालन व नियमन का कार्य करता है। यह अपने कशेरुकदंड में फैला रहता है, मस्तिष्क से निकलकर कशेरुकदंड में मेरुरज्जु फैला रहता है। तो मस्तिष्क से प्राप्त जो सूचनाएं हैं उनको अन्य अंगों तक ले जाएगा, या अन्य अंगों के प्राप्त जो सूचनाएं हैं उनको मस्तिष्क तक लेकर जाता है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 62। देखते हैं अगर मस्तिष्क के क्या कार्य है। अपना जो अगर मस्तिष्क है इसमें कौन कौन आ गए? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क ये आ गए। आपको याद रहना चाहिए ये जो प्रमस्तिष्क है इसके बारे में पूछा जाता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो उत्तर होगा प्रमस्तिष्क। अगर मस्तिष्क प्रमस्तिष्क थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। प्रमस्तिष्क है ये क्या करेगा? यह बुद्धिमत्ता, यानी कोई व्यक्ति बुद्धिमान है इसी के कारण है, याददाश्त, चेतना, अनुभव, विश्लेषण क्षमता, तर्क शक्ति तथा वाणी आदि उच्च मानसिक क्रियाकलापों के केंद्र का कार्य करता है। यानी याददाश्त, चेतना, अनुभव, विश्लेषण किसी बात का करना हो तो इन्हीं की सहायता से होता है। इसके बाद है थैलेमस। यह है संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। कोई भी जो सूचनाएं वगैरह होती है संवेदी और प्रेरक प्रकार की, उनका केंद्र बिंदु यही है, यानी उद्दीपनों में प्रतिक्रिया का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस है यह भूख, प्यास, नींद, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है कि भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, नींद आ रही है, ताप बढ़ाया घटाया, थकान, इन सब का
यही विश्लेषण या ज्ञान करवाता है। संरचना देखते हैं। प्रमस्तिष्क पूरे मस्तिष्क के 80 से 85% भाग का निर्माण करता है। मैंने इसका पहले ही बता दिया है कि शरीर का सबसे बड़ा भाग है। यह अनुलंब विदर की सहायता से 2 भागों में विभाजित होता है, जिसे कहते हैं दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अपना जो मस्तिष्क है उसके 2 गोलार्ध हो गए, दायां और बायां। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कार्पस कैलोसम पट्टी से आपस में जुड़े रहते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क के गोलार्ध हैं ये दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध, वो किस पट्टी से जुड़े रहते हैं? कार्पस कैलोसम नामक पट्टी से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध में बाहर की ओर धूसर द्रव्य पाया जाता है, जिसे बाहरी वलकुट कहते हैं। इनके बाहरी वलकुट कोई दूसर पदार्थ है उसको कहते हैं। और अंदर श्वेत द्रव्य होता है, इसको नाम दिया मध्यांश। बाहर की ओर वलकुट है और अंदर की ओर मध्यांश है, और जो मेरुरज्जु के विन्यास से विपरीत है। इधर प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा होता है। प्रमस्तिष्क यानी थैलेमस है, प्रमस्तिष्क चारों ओर थैलेमस से घिरा होगा, उधर थैलेमस होगा। अगर मस्तिष्क के डायनसिफिलोन भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 63। अंतःस्रावी तंत्र में हाइपोथैलेमस की क्या भूमिका है? तो हाइपोथैलेमस है, ये क्या करती है? जो मोचक हार्मोन है उनका निर्माण करती है। 2 प्रकार के होते हैं ये, प्रेरक और निरोधी प्रकार के। ये हार्मोन इस ग्रंथि से निकलकर पीयूष ग्रंथि को विभिन्न हार्मोन स्रावित करने हेतु उद्दीप्त करते हैं। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसी से मोचक और निरोधी हार्मोन स्रावित होते हैं। वो मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से अन्य हार्मोन स्रावित करने हेतु प्रेरित करवाएगा, और निरोधी हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्रावित हो रहा है तो अन्य जो पीयूष ग्रंथि है वह अन्य हार्मोन स्रावित करने को रोकेगी। यही सब है उत्तर में। मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि को स्राव करने हेतु प्रेरित करता है, और निरोधी हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि को कहेगा कि तुम हार्मोन स्रावित मत करो, यानी उनको हार्मोन स्रावित करने से रोकता है। तो इसी कारण से हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में जो मास्टर ग्रंथि पूछा जाए वो पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि काम कर रही है। यही पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित करा रही है, रुकवा रही है, इसीलिए इसे सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। आगे लेते हैं 64 नंबर प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, देखते हैं। अग्नाशय के बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी कार्य को समझाइए। इसका पहले भी थोड़ा सा हो चुका है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, जिसका आधा भाग, कुछ भाग हुआ बहिस्रावी, कुछ भाग अंतःस्रावी है। बहिस्रावी भाग है उनमें कौन आएगा? एसिनाई भाग आएगा, और अंतःस्रावी में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ आएंगी। और लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं, जो सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। और बहिस्रावी में एसिनाई है, जिससे में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और अग्नाशय ग्रंथि का एसिनाई भाग है, इसमें जो पाचक एंजाइम हो किसी नलिका द्वारा छोटी आंत के ग्रहणी क्षेत्र में खुलते हैं। देखते हैं क्या दे रखा आगे। अग्नाशय पाचक ग्रंथि होने के कारण इसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यह मिश्रित है, इसमें पाचक ग्रंथि होने के कारण बहिस्रावी है। इससे निर्मित पाचक एंजाइम नलिका, जिसे अग्नाशय नलिका है, उसके माध्यम से ग्रहणी में पहुंचाया जाता है। यानी यह एक नलिका युक्त ग्रंथि है जो अपना स्राव है किसी नलिका द्वारा ग्रहणी तक ले जा रही है, इसीलिए इसे बहिस्रावी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है आगे भी कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं में उपस्थित कौन सी बीटा कोशिकाएं हैं उनसे इंसुलिन स्रावित होता है। 3 है ऐसे, एक अल्फा कोशिका होती है, एक बीटा कोशिका, एक गामा कोशिका। तो इनसे इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? मुख्य रूप से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ या शुगर या मधुमेह रोग हो जाता है। इस प्रकार ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।